Hello, welcome to my channel Dreams Commerce World. I am Aarti and I am going to teach you commerce, basically accounting numericals. But before starting numericals, let's discuss some basic accounting terms. The first one is assets. अब आपने बहुत बार सुना होगा एसेट, बट एसेट्स होते क्या हैं? तो इसमें क्या आ जाता है? एनीथिंग which we own or any property owned by an enterprise or firm is known as assets. कि कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं. अब आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? बहुतों के पास क्या होती है? लैंड होती है, अपना घर होता है, मतलब कि बिल्डिंग. अब घर के अंदर भी आप बहुत सारा सामान यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सी मशीन्स होती है, जैसे फ्रिज हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, टीवी, या इसके अलावा फर्नीचर होता है, ठीक है, जो कि आप यूज कर रहे हैं. ये सारी आपकी प्रॉपर्टी है, जिसे हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? एसेट्स वर्ड बोलते हैं. तो एसेट्स बेसिकली जितने भी आपके क्या है? प्रॉपर्टी है, जितने भी चीजें आप ओन करते हैं उसे हम एसेट बोलते हैं. अब एसेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है नॉन करेंट एसेट्स. अब नॉन करेंट एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जो आपने खरीदे होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, या फिर ऐसे एसेट्स जिसे आपने रीसेल पर्पस से नहीं खरीदा है, उसे हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स. अच्छा, कुछ तो अब हमारा बिजनेस है, हम क्या करते हैं? सेल करने के लिए सामान खरीदते हैं. और कुछ होता है जो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें जो रिक्वायर्ड है बिजनेस चलाने के लिए. जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसे बनाने के लिए आपको चाहिए मशीन. तो मशीन क्या हो जाएगी? आपकी नॉन करेंट एसेट. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी कंपनी में, उसे आगे जाके बेचोगे नहीं. वैसे ही इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं? जैसे कि लैंड हो गई आपकी, बिल्डिंग हो गई आपकी. अब ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं. क्या हम बिल्डिंग अपनी बार बार बेचते रहेंगे? एक बार आपने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आप अपनी जो बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, उसे बार बार चेंज नहीं करते, लोकेशन चेंज नहीं करते. एक बार खरीद ली, अब वहीं पे आपका क्या होगा? बिजनेस चलेगा बहुत सालों तक. आगे जाके क्या पता आप लोकेशन चेंज करना चाहो, पर बार बार नहीं करते हैं. वो आपने बिल्डिंग क्यों खरीदी है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी है, तो वो आपके लिए क्या हुई? नॉन करेंट एसेट. ठीक है. अब नॉन करेंट एसेट्स में और कौन सा टाइप आता है? इसके अंदर सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स. अब फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स, नाम से पता चल रहा, फिक्स मतलब जिसमें चेंजेस ना आ रहे हो, फ्लक्चुएशंस ना आ रहे हो. तो ऐसे एसेट्स जिसकी वैल्यू में चेंजेस ना आए, या जो आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली आप उसे रीसेल पर्पज से खरीद के नहीं लाए. जैसे अभी अभी हमने बोला था, आप अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तो बिल्डिंग, तो वो आपका क्या है? एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने खरीदा है, जो आपको ऑब्वियसली एक साल से ज्यादा टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा हो गई आपके घर में जैसे कि मशीन्स वगैरह आप खरीद लेते हैं अपने यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं. फर्नीचर हो गया. ये सारे आपके क्या है? फिक्स एसेट्स, जो आपको एक साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. और फिक्स एसेट्स भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. अच्छा, क्या आप बिल्डिंग देख सकते हो? ऑब्वियसली आपको दिखती है. फर्नीचर भी दिखता है. तो जिन एसेट्स को आप देख सकते हो उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट. क्या बोलते हैं हम? टेंजिबल एसेट्स. तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which we can see or touch. हम उन्हें देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं. ठीक है, मतलब जिनकी खुद की एक क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स. बट अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिसे हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट. तो टेंजिबल क्या बोला हमने? विच वी कैन सी और टच. देन इनटेंजिबल मीन्स विच वी कांट सी और टच, जिसे हम ना देख सकते हैं,
न छू सकते हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हमारे बिजनेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड या एग्जाम्पल अगर हम देखें, गुडविल। व्हाट यू मीन बाय गुडविल, इसका एक पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। आपको शूज खरीदने हैं, ठीक है, एक आपको शूज मिल रहे हैं एडिडास के 5000 रुपीज के, और एक ऐसी ब्रांड है जिसका आपने आज तक नाम नहीं सुना, उसके भी 5000 के। तो आप हमेशा कौन सा प्रेफर करते हो? ऑब्वियसली जिसका आपने क्या किया है, नाम सुना हो। तो आप कौन सा खरीदोगे? एडिडास खरीदोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुडविल क्या होती है? किसी का नाम, फेम, रेपुटेशन। और किसी भी कंपनी के लिए जो गुडविल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग रन में क्या होगा, एक बिजनेस का सेल मैक्सिमाइज करने के लिए भी काम आएगी वो, और प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ेगा अगर आपकी कंपनी का अच्छा क्या है, नाम है, गुडविल। क्योंकि लोग आपकी कंपनी में क्या करते होंगे, ट्रस्ट करेंगे कि हाँ भी आपकी कंपनी के जो गुड्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के। तो किसी भी कंपनी के लिए गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, बट उनकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा आपने वर्ड सुना होगा, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक, रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी की बात करते हैं, आप सबने मूवीज देखी होगी, जैसे कि हैरी पॉटर की बात कर लेते हैं हम। हैरी पॉटर किसने लिखी है? जेके रॉलिंग ने। अब क्या हुआ, जेके रॉलिंग की जो नॉवल थी उसके बेसिस में एक मूवी बनाई थी। तो अब क्रिएटिविटी किसकी थी? जेके रॉलिंग की थी, उसने स्टोरी लिखी थी। तो ऑब्वियसली जब मूवी बनाई गई तो उसको भी क्या करना पड़ा, मूवी जिसने भी बनाई उन्होंने कुछ फी किसे दी होगी, उसकी राइटर को दी होगी। तो उस फीस को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं, एक था नॉन करेंट एसेट, तो दूसरा है करेंट एसेट्स। Now what do you mean by current assets? Current assets सबसे पहले ऐसे assets जो हमने क्यों खरीदे होते हैं, रीसेल पर्पस से खरीदे होते हैं, या ऐसे assets जो हम क्या करने वाले होते हैं, शॉर्ट टर्म में, मतलब एक साल के अंदर अंदर हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मनी में, कैश में, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, करेंट एसेट्स। तो इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। करेंट एसेट्स में सबसे पहला अगर हम एग्जांपल देखें तो एक हो गया कैश और बैंक बैलेंस। अब कैश इन हैंड मतलब जितना पैसा हमारे पास हो, या कैश एट बैंक, बैंक में हमने अपना अकाउंट में पैसा जमा कर रखा हो, दोनों ही हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। बट आपको पता होगा कैश आपके पास हो चाहे बैंक में हो, उसमें क्या आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं। अभी आपके पास कैश बहुत ज्यादा है, कल के दिन क्या पता बहुत कम, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसे भी हम क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। एक इसमें होता है आपका स्टॉक। अब स्टॉक क्या हुआ, बेसिकली अभी हमने देखा होगा कोविड-19 के चक्कर में जब लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपनी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज थी उनको पहले क्या कर दिया, अपने घर में रख लिया था उसको, ठीक है। तो स्टॉक क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ गुड्स अपने पास पहले क्या है, कुछ क्वांटिटी में अपने पास रख लेते हैं। वैसे ही एक बिजनेसमैन है या शॉपकीपर है, वो जिस भी गुड्स में डील कर रहा होता है, मतलब जो भी सामान वो बेचता है डेली बेसिस में, उसका कुछ स्टॉक उसे अपने पास रखना पड़ता है, ताकि वो उसे क्या कर सके, आसानी से सेल कर सके। ऐसा नहीं होता है कि आपकी शॉप में कस्टमर आया, आपके कस्टमर ने बोला हाँ भी सामान दे दो, और फिर आप मैन्युफैक्चरर को कॉल कर रहे हो कि सामान भिजवा दो। ऐसे तो आपके यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं आएगा कि टाइम से सामान नहीं मिलता है, तो आपको कुछ सामान अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते, मतलब कि खुद सामान बना रहे होते, तो आपके पास क्या होना चाहिए था, रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसको आप कन्वर्ट करते हो यूजफुल प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे कि आपको फर्नीचर बनाना है तो ऑब्वियसली लकड़ी वगैरह का यूज करते हो आप, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का भी आपके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक होता है। तो स्टॉक समझ आया। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यू वर्ड, अगर हम बोले तो डेटर। डेटर्स की बात करें, यहाँ पे डेप्टर नहीं होता है, बी साइलेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं डेटर। अब डेटर्स कौन होते हैं, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले आपकी शॉप थी, आपकी शॉप में क्या हुआ, एक इंसान आपसे सामान खरीदने के लिए आया,
उसने बोला कि हाँ भी उसे क्या चाहिए था, मान लो एक मोबाइल फोन खरीद रहा था, वो मोबाइल फोन का जो प्राइस था वो था 15,000 रुपीज, बट उस पर्सन के पास सिर्फ अभी कितने थे, 13,000 रुपीज थे। तो उसने बोला भैया इतने मैं आपको 13,000 रुपीज दे देता हूँ, बाकी के 2,000 रुपीज बाद में दे दूंगा। अब अगर आप उस इंसान को जानते होंगे और आपको पता है कि हाँ भी ये पैसे दे देगा, तो आप बहुत बार क्या करते हो, ठीक है ले जाओ कल दे देना, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उधार में सामान बेच दिया। अभी पैसा नहीं मिला आपको, 2,000 रुपीज बाद में मिलेंगे। और ऐसे लोग जो आपसे उधार में सामान खरीद रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं, टू होम वी सेल goods on credit। तो ऐसे लोग जिन्हें हम उधार में सामान बेच रहे हैं उन्हें बोलते हैं डेटर्स। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधार। क्या आपने क्या किया, उधार में क्या किया, सामान किसी को दे दिया। तो अभी आपको पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, आप ओन करते हो उसको 2,000 रुपीज, तो ये भी आपका क्या हुआ, एसेट। तो फ्यूचर में जब भी आपको पैसा मिलना होगा वो आपके लिए क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया था, 2,000 रुपीज का किसी को क्रेडिट में सामान बेच दिया था। कल के दिन वो आपकी शॉप के सामने से जा रहा था, आपने बोला अरे भैया हमारे 2,000 रुपीज तो दे दो, बट उसने बोला कौन से पैसे, मैंने तो दे दिए थे। आप क्या करोगे, आपके पास तो प्रूफ ही नहीं है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, बड़ी बड़ी बिजनेस की अगर हम बात करें, बहुत सारा जो सामान होता है आपका, हम क्रेडिट पे परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो ऐसे में तो हमें नुकसान हो जाएगा अगर हमारे पास कोई प्रूफ ना रहे। तो हम क्या करते हैं, इन डेटर्स के नाम पे एक बिल लिखते हैं जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इनसे पूछ लेते हैं, हाँ भाई आप हमें कितने टाइम तक पैसे वापस कर दोगे। इन्होंने बोला हाँ भाई मुझे 3 महीने का टाइम दे दो। तो आप क्या करोगे, 3 महीने का एक बिल लिखोगे कि दिस पर्सन, जो भी आपके डायरेक्टर का नाम होगा, कि ये आपको क्या करेगा, 3 महीने बाद पैसे दे देगा। अभी ये बिल किसी काम का नहीं है, ये कागज फालतू, ऐसे तो आप किसी के भी नाम से बिल बना दो। अब आपको क्या करना होगा, इस डायरेक्टर से उस पर सिग्नेचर ले लो। अब आपके पास क्या है, जब वो सिग्नेचर कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है बिल, तो अब अगर 3 महीने बाद वो आपको पैसे नहीं देगा तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में, एज अ प्रूफ इस बिल को दिखा सकते हो। तो बिल जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, रिसीव करोगे पैसा फ्यूचर में, तो पैसा मिल रहा है आपको फ्यूचर में, तो ये भी क्या हो गया, आपका करंट एसेट हो गया। ओके, तो फिर से बता देते हैं, करंट एसेट की बात कर रहे थे, ऐसे एसेट्स जिसे आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करोगे, या फिर जिनकी वैल्यू में क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जो आपको 1 साल से कम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल कैश, बैंक लिया था, स्टॉक जो भी हमने सेल के लिए अपने यहाँ शॉप में सामान रखा है, डेटर्स वो लोग जो हमसे उधार में सामान खरीद रहे हैं, और जब हम डेटर्स के नाम पे बिल लिख देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बिल क्या हुआ, बिल रिसीवेबल कहलाता है, क्योंकि उस बिल के बदले हमें पैसा रिसीव होगा फ्यूचर में, तो वो भी हमारा क्या हुआ, एक एसेट हुआ। तो ये था हमारा पहला बिजनेस हेड जिसे हम बोल रहे थे एसेट। अब दूसरी बात करते हैं लाइबिलिटीज की। Now what do you mean by liabilities? Liabilities क्या होती है, तो anything or any obligation or debt which we have to pay in future। मतलब कि फ्यूचर में जब भी हमें पैसा देना होगा किसी को, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला था डेटर में बी साइलेंट था, वैसे यहाँ पे डेट में भी क्या होता है, बी साइलेंट। इसे डेट नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें क्या है, किसी को फ्यूचर में मनी रिटर्न करनी पड़ेगी, वो हमारे लिए क्या है, कर्जा है, लाइबिलिटी है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं लोन। अब हम लोन बैंक से भी लेते हैं
और मनी लेंडर से भी ले लेते हैं बहुत बार। तो लोन अभी तो पैसा मिल गया, बट फ्यूचर में हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। ठीक है। अब लोन की अगर हम बात करें, वो भी लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म का भी। जैसे यहाँ नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स थे, वैसे यहाँ पे क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट मतलब जिससे हम 1 साल बाद पे कर सकते हैं आसानी से, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं जब हम पेमेंट करने के लिए, तो वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। और अगर 1 साल के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, करेंट लायबिलिटीज। ओके। तो ज्यादातर बैंक से जो हम लोन लेते हैं वो हम टाइम लगा के वापस करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादातर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाती है। अब एक यहाँ पे आते हैं क्रेडिटर्स। कोई भी बिजनेस सिर्फ कैश में नहीं चल सकता, तो हमें बहुत बार जैसे हम उधार दे रहे थे वैसे हमें सामान उधार में खरीदना भी पड़ता है। तो ऐसे लोग जिनसे हम क्रेडिट में सामान परचेज कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आर दोज फ्रॉम whom we purchase goods on credit। अभी हमने उधार में सामान खरीद लिया, पेमेंट नहीं की, बट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जब भी पे करना पड़ेगा वो क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटी। अब जैसे हमारे डेटर मना कर सकते थे हमें पैसे देने से, वैसे हम भी तो किसी और को मना कर सकते हैं ना, तो वो भी हमारे नाम पे क्या करते हैं, एक बिल लिख लेते हैं। अब इस बिल के बदले हमें पे करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ, पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी क्या हुआ, जब भी हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ रही है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। क्रेडिटर्स जिनसे हम क्रेडिट में मतलब कि उधार में सामान खरीदते हैं, अभी पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो वो भी क्या हुई, हमारी लायबिलिटी। और हमारे नाम पे जब बिल लिखा जाता है कि हमें क्या है, इस बिल के बदले पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो कहलाता है बिल्स पेबल, पे करना पड़ेगा, तो ये भी हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। अब यहाँ पे बिजनेस का थर्ड हेड देखते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है, अब आपको क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जब आप अपने बिजनेस में करते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट by the owner in his own business। जब अपने ही बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैश ही नहीं होता है, इसके अलावा अगर हम क्या लेके आए, कोई एसेट्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं कंपनी में, उसे भी हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको क्या था, शॉप खोलनी थी या रेस्टोरेंट खोलना था, आपने क्या किया, उसमें 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और फर्नीचर 50,000 का आपके पास था वो लेके आ गए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की हुई, एक तो 2 लाख रुपीज आप कैश लेके आए, साथ में 50,000 रुपीज का फर्नीचर लाए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल कितनी हुई, 2,50,000। तो ओनर अपने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे कैश के टर्म्स में, चाहे फिक्स एसेट्स के टर्म में, या कोई भी गुड्स लेके आता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हेड इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब आपको अगर अपनी कंपनी में पैसा अर्न करना है, रेवेन्यू अर्न करना है, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ती है। तो एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डेली बेसिस के खर्चे, ठीक है, जिसके बिना आपकी कंपनी चल नहीं सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आ जाता है, सैलरी पे करना, सैलरी पेड, वेजेस पेड। अगर हम सैलरी
या वेजेस अपने एम्प्लॉयज़ को ना दें तो वो क्या है, काम ही नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारे लिए काम करते रहें, तो हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, सैलरी या वेजेस देने पड़ेंगे। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है? तो सैलरी जो होती है आपकी मंथली बेसिस में दी जाती है, जबकि वेजेस की अगर हम बात करें वो कैसे दी जाती है, पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से, जिसे हम दिहाड़ी मजदूरी भी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको इनकर करने पड़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गया। अब मान लीजिए आपने एक मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं की या आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, बिजनेस है, चल नहीं पाएगा। लाइट तो चाहिए सबको, ठीक है। तो ये कैसे है, एक्सपेंसेस है, डेली बेसिस के एक्सपेंसेस, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक्सपेंसेस और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लैंड खरीदी, वो भी हमारे लिए खर्चा था। बट यहाँ पे क्या है, जो लैंड हम खरीद रहे हैं वो हमें आगे जाके भी क्या करेंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे खर्चे, एक्सपेंडिचर जो हमें क्या करते हैं, एक साल से ज़्यादा टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जबकि डेली बेसिस वाले जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस जैसे हम बोल रहे थे, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इनकम। अब इनकम को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो वो बनता है 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। कॉस्ट कितनी लगी आपकी, 20,000 रुपीज़ का आपका सामान बना, और उस सामान को आपने बेचा 24,000 रुपीज़ में। 20,000 का सामान आपका बना था, कॉस्ट है, आप 24,000 में सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए इनकम कितनी हुई, ठीक है। अब इसे तो हम, जितने में सामान बना, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट। जितने में हम सामान बेचते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो भी हम सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद जितना भी हमें पैसा मिलता है वो कहलाता है रेवेन्यू। और रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाती है आपकी इनकम। तो इनकम सीधा सा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका, कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, या डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज नोन एज इनकम। ओके, ये आपके बिजनेस के टोटल 5 हेड्स हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत बार आती है आपके क्वेश्चंस में। इसमें सबसे पहला आपका है डेप्रिशिएशन। अब ये डेप्रिशिएशन क्या होता है, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लाख रुपीस की बाइक ली थी 1 साल पहले, ठीक है। अब आप उस बाइक को बेचने जाओगे तो क्या आपकी 1 लाख रुपीस में बिक जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। उसका क्या होता है, जो प्राइसेस होता है 1 साल के बाद, ऑब्वियसली जब आप सेकेंड हैंड बेच रहे हो कोई चीज़, वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो वैल्यू कम हो रही है उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन क्या हुआ, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, रिडक्शन in the value of fixed asset। कि फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी, उनकी वैल्यूज में जो भी क्या आ रही है, कमी आ रही है, जो भी वैल्यू कम हो रही है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिशिएशन। अब ये क्यों लगता है डेप्रिशिएशन, बहुत सारे रीजन की वजह से लग सकता है। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो जो आपका सामान है वो क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। वेयर एंड टियर आपने यूज किया है, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुछ एसेट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें क्या लग रहा है, टाइम के साथ डेप्रिशिएशन लग रहा है, स्पेशली फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गया। बट कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनकी टाइम के साथ वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसे हम बोलते हैं एप्रिशिएट होना या एप्रिशिएशन। जैसे कि लैंड की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादातर टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। तो डेप्रिशिएशन मतलब जब वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की कम हो रही है और
एप्रिसिएशन मतलब जब वैल्यू बढ़ रही। एक और इसमें टर्म देखते हैं, ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? अब ड्राइंग की अगर हम बात करें, बहुत बार क्या होता है, जो ओनर होता है कंपनी का या आपकी जो भी बिजनेस फर्म है, वहाँ से पैसा या कोई भी सामान लेके चले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी ओनर अपनी कंपनी से, अपनी फर्म से क्या करे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, इधर कैश और गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हो गया? विड्रॉल of cash or goods from the business by the owner for personal use। कि जब भी क्या कर रहा है ओनर, अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी कंपनी से सामान लेके जाता है या कैश लेके जाता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, आप तीनों ने मिलके क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। ठीक है, पार्टनर्स हैं आप एक फर्म में। ठीक, अब आप में से एक पार्टनर क्या करता है, कंपनी से या अपनी फर्म से क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर लेता है बहुत बार, या सामान लेके चले जाता है। तो आप उसे क्या बोलोगे कि उसकी जो कैपिटल है, जितना भी उसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसे क्या करते रहोगे? कम करते रहोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो हमेशा क्या करेगा? कंपनी का सारा सामान लेके चले जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ड्राइंग क्या हुआ, जब भी पर्सनल यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपनी से पैसा या कोई भी सामान विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है, बैड डेट। अब बैड डेट क्या होता है? मान लीजिए आपने अपने दोस्त को क्या किया, 2000 रुपीज उधार दे दिए, तो क्या वो 2000 रुपये आपको कभी वापस करता है? ऑब्वियसली नहीं करता। दोस्त क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं पर वापस नहीं करते। तो बैड डेट क्या हुआ? ऐसा पैसा या जो भी आपने मनी या डेट की अगर हम बात करें, किसी को उधार दिया है जिसे आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो अगली बार से अगर आप अपने दोस्त को उधार देते हैं तो ये जरूर बोल दीजिएगा कि वो क्या ना करे, बैड डेट ना बना दे उसे, मतलब कि पैसे वापस जरूर कर दे। ओके, तो बैड डेट जिसे आप रिकवर नहीं कर रहे। ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी है, जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले चीज़ों को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई करना क्या है, तो इसके लिए पहले अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा? आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई क्या करना है, तो क्या होता है, एक कंपनी, एक बिजनेस फर्म में बहुत टाइप की एक्टिविटीज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि मेन 2 एक्टिविटीज होती है आपकी, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? ऐसी एक्टिविटीज जिसका मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, प्रोडक्शन करते हो आप, ताकि आगे जाके आप सेल करो, और सेल करके आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी। तो प्रोडक्शन क्या हुआ आपका? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। दूसरा कंजप्शन, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आपने क्या किया, कोई चीज़ कंज्यूम की, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी। तो कंजप्शन भी क्या हुआ? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेट होती है किससे? मनी से। ठीक,
दूसरा आपका होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव आपका मनी अर्न करना नहीं होता है, फिर भी आप वो एक्टिविटीज क्यों करते हो? क्योंकि वो आपको सोशल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर में आपके घर वाले आपको खाना दे रहे हैं, क्या उसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हो? नहीं। तो वो आपको सिर्फ खाना क्यों खिला रहे हो? उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमारे बच्चे भूखे नहीं हैं। इसके अलावा आप मंदिर मस्जिद चर्च जाते हो, पूजा इबादत करते हो, तो क्या इसके बदले में आपको पैसा मिलता है? नहीं। क्या मिल रहा है? सिर्फ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता है। तो बिजनेस में आपको किससे मतलब होगा? सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मतलब होता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि आपकी कंपनी में कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया, ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, मतलब इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप शॉप में गए, आपने वहां से चॉकलेट खरीदी, तो आपको शॉपकीपर ने क्या दिया? चॉकलेट, जिसके बदले में आपको क्या देना पड़ा? पैसा, मनी। तो एक तरफ से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके बदले में आपको क्या करना पड़ रहा है? कुछ रिटर्न में देना पड़ रहा है, तो उसी को हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस में इतनी सारी चीजें चल रही होती है, पर हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चला कितनी ट्रांजैक्शन हुई, तो अब हम उन्हें क्या करेंगे? मेजर करेंगे। अगला काम हमारा क्या है? मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या है? जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उनको हमें क्या करना होता है? मनी के टर्म्स में लिखना होता है या रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जिसे हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मान लो आपने एक इंसान को या एक कस्टमर था, उसे 10 प्रोडक्ट बेचे, 10 प्रोडक्ट्स आपने क्या किया? उसे सेल किया, और एक प्रोडक्ट आपका था 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो कभी भी आप अपनी अकाउंटिंग में ये नहीं लिखते हो कि सिर्फ 10 प्रोडक्ट बेचे, आप क्या लिखोगे? कितने का सामान बेचा। तो 10 प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, तो टोटल कितना हुआ? आपको कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपीज़। तो आप क्या लिखोगे इसमें? 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आपने उसे क्या किया? मनी के टर्म में क्या किया? मेजर किया। उसके बाद आप उसे क्या कर लेते हो? रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में जितनी भी आपकी ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी उन्हें आपने मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया, और ये रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। अभी आगे जाके आपका पूरा एक चैप्टर आएगा जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। जर्नल में क्या होता है? आपकी कंपनी में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप परचेज कर रहे हो वो भी लिखोगे, सेल कर रहे हो वो भी लिखोगे, सैलरी देना, कमीशन मिलना या देना किसी को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपने एक ही जगह पे उसे क्या किया? रिकॉर्ड कर दिया। अब कल के दिन 1 महीने बाद आपको देखना था कि आपने टोटल कितने का सामान खरीदा और कितने का बेचा। तो अब आप यहाँ पे पूरा का जनरल एंट्रीज देखने स्टार्ट करते हो, मतलब जहाँ पे आपने क्या किया था? इसे रिकॉर्ड किया था, देखोगे तो कहीं आपने लिखा हुआ है परचेज, फिर आपने लिखा है सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, ऐसे ही क्या थी? एक के साथ इतनी सारी रिकॉर्ड हो रखी थी। तो आप इतने सारे पन्ने पलटाते रहोगे और ढूंढते रहोगे परचेज कितनी की थी, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होता है? इसमें अगला पॉइंट उसमें होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं? एक नीचे की चीज एक तरफ लिख देंगे, दूसरी नीचे की दूसरी तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होगी उसे हमने एक तरफ रिकॉर्ड कर देंगे, सेल से रिलेटेड एक तरफ, कैश से रिलेटेड अलग, और बैंक से रिलेटेड अलग। हमने सबको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया उनके नीचे के हिसाब से। और ये हम करते हैं किसके थ्रू? लेजर के थ्रू। यहाँ पे क्या बनते हैं? अभी आगे जाके बनेंगे आपके अकाउंट्स, जिसमें हम डिफरेंट और नीचे की चीजें डिफरेंट अकाउंट में शो करते हैं। अब यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो अमाउंट की टोटल आपके महीने में या पूरे साल भर में कितने की परचेज हुई थी, कितने की सेल हुई, कितनी सैलरी थी, ये सारी चीजें। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद आपका अगला काम होता है इसकी छोटी सी समरी बनाना। तो समराइजेशन।
तो समरी में क्या होता है, आपने जैसे ये अकाउंट्स भी बनाए थे लेजर के, इसके आप क्या करते हो, बैलेंसेस एक जगह लिख देते हो कि यहाँ पे परचेस पूरे साल भर में कितने की हुई, सेल कितने की हुई, सैलरी कितनी दी, कैश आपके पास कितना है, मशीन कितने की, आपने सारे के क्या किया, बैलेंस लिखते हो। अब समराइजेशन में क्या होता है, आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लिखते हो ताकि उससे आसानी से समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बन जाती है आपकी, एक बनता है आपका ट्रायल बैलेंस, जिसमें आप क्या कर रहे हो, सारे अकाउंट के बैलेंसेस लिख रहे हो। अगला आपका बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें बनती है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें बन रही है, ट्रेडिंग, P&L मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम ट्रेडिंग और P&L क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में चल रही है। या बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट में क्या आते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह आपकी किस में आ जाती है, बैलेंस शीट में। तो इससे आपको पता चलता है आपकी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितना आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो अब आपने बना दी इसकी समरी, इसके बाद इसको क्या करोगे, पूरी समरी को एनालाइज करोगी। अगला काम क्या होता है, इसे एनालाइज करना। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं अपने जितने भी स्टेटमेंट्स थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। ठीक है, दूसरा हमने बोला बैलेंस शीट बना के हमें क्या पता चल रहा था कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि हमें कितना भी फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, कितना हमें मनी कहाँ से मिलेगा, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि हम रिजल्ट निकाल सके कि कंपनी किस पोजीशन में है, कैसे। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है इसे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, अब देखो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, इस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाना जिसको इसकी ज़रूरत है। अब किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि ओनर क्या करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसे तो पता होना चाहिए ना उसकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही कि लॉस में। ठीक, मैनेजर्स को क्या करना होता है, अपनी कंपनी को पूरा क्या करना है, मैनेज करना है। उन्हें देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है। फिर वो क्या करते हैं, अगर बाई चांस कोई ब्रांच है, मान लो वो क्या है, लॉस में चल रही है, तो वो कोशिश करेंगे जानने की कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो लॉस में चल रही है, ताकि वो कंपनी में चेंजेस लेके आए और वो भी प्रॉफिट में चलना स्टार्ट करे। ठीक है, इसके अलावा बैंक, अगर आपको लोन चाहिए तो कोई भी बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देता है, पहले वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है कि आपकी कंपनी कैसी है, क्या वो आप फ्यूचर में उनको जो पैसा आपने लोन लिया है वो वापस कर पाओगे या नहीं, तभी वो आपको लोन देगी, अगर उसे लगेगा कि आप उन्हें वापस कर सकते हो। ठीक, या इन्वेस्टर्स, मान लो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, ऑब्वियसली जो क्या है, प्रॉफिट में चल रही होगी। और प्रॉफिट में है कि नहीं है, ये कहाँ से पता चलता है आपको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, इसके थ्रू पता चलता है। तो अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उनको पूरा मेजर करके रिकॉर्ड क्लासिफाई किया, फिर लास्ट में उसको क्या किया, कम्युनिकेट किया, उन लोगों तक पहुंचाया जिसको इसकी ज़रूरत थी, ताकि वो क्या कर सके, सही जजमेंट ले सके, सही डिसीजंस ले सके। ओके, तो आज हमने अपनी क्लास में कवर किया कुछ बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग होती क्या है और उसका प्रोसेस। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। If you have any query or questions, you can comment below and I'll try to solve them. And if you have any suggestions, please do comment. They are most welcome. Thank you for watching my video. I'll see you next time. Bye bye.